मुझे याद है कि जब किसान आंदोलन हुआ तो पंजाब के वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडरान उस आंदोलन को सपोर्ट किया और बैकफुट में लाया सरकार को। अपनी पॉलिटिकल पार्टी को भी साइड में करके उस मिशन और प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते हैं। जब महाराष्ट्र में कोई आफत आती है, जब तेलंगाना में कोई आफत आती है, जब पंजाब में कोई आफत आती है, तो वहाँ के तमाम लोग, महाराष्ट्र में भी जब महाराष्ट्र के हित की बात होती है, वहाँ की कोई डेवलपमेंट की बात होती है, वहाँ की कोई हिताई मतलब उस इलाके को फायदा हो, तो उसमें तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म में आके पार्लियामेंट में सब लोग मिलकर आवाज़ उठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासमी और मेरे साथ है जनाब मोहम्मद इंजीनियर असलम अली। आपका ताल्लुक़ सीमांचल के किशनगंज से है, दिल्ली में आप रहते हैं। कांग्रेस से आपका ताल्लुक़ है और सीमांचल के हर अहम मुद्दे पर आपकी नज़र रहती है। माजी में सीमांचल की कई सारी तहरीक को आपने आगे बढ़ाया है, खा वहाँ के बाढ़ का मसला हो, नदियों के कटाव का मामला हो, या फिर वहाँ का यानी किशनगंज का सबसे बड़ा मामला जो सुर्खियों में हिंदुस्तान भर में रहता है, AMU सेंटर का। इंजीनियर असलम साहब से बातचीत करेंगे कि इन दिनों सीमांचल के क्या इशूज़ है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वहाँ आने के बाद वहाँ कितनी तरक्की हुई है, लोगों में कांग्रेस की अब भी ज़रूरत बाकी रह गई है, MIM की तरफ लोगों की उम्मीद है, और जो दूसरे हालात है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो मुकम्मल इंटरव्यू ज़रूर देखेगा। इंजीनियर असलम साहब, मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो यही बताइए कि AMU की तहरीक शुरू हुई थी सीमांचल में, अभी उसकी क्या सूरत हाल है? क्या सेंटर बन गया है, तालीम चल रही है, या मामला जो हाँ पहले था अब भी वहीं बरकरार है? देखिए, जहाँ तक AMU किशनगंज सेंटर का मामला है, कोर्सेज तो वहाँ चल रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो फ़ंड सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलना था वो फ़ंड नहीं मिल पाया है, जिसके वजह से बिल्डिंग जिस ज़मीन पे बननी थी, जो ज़मीन बिहार सरकार ने 224 एकड़ ज़मीन AMU किशनगंज के लिए अलॉट किया था, उस ज़मीन पे कोई बिल्डिंग का तामीरात का काम अभी तक नहीं हुआ है। और फ़ंड के बहरान के वजह से वो सेंटर बहुत ही खस्ता हाल में है, और वहाँ पर जो सैलरी है फैकल्टी मेंबर्स का, नॉन टीचिंग स्टाफ्स का, वो भी देना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से बहरान है वहाँ? देखिए, बहरान सिंपल फार्मूला है कि AMU किशनगंज सेंटर का 3 स्टेक होल्डर है। एक स्टेक होल्डर बिहार सरकार है, दूसरा स्टेक होल्डर AMU अलीगढ़ है, और तीसरा स्टेक होल्डर सेंट्रल गवर्नमेंट, जो आज नरेंद्र मोदी जी उसके प्रधानमंत्री हैं। तो बिहार सरकार को जो जिम्मेदारी मिली थी वो उन्होंने पूरा कर दिया है, बल्कि बिहार सरकार ने 2 हॉस्टल्स, जो माइनॉरिटी हॉस्टल है बॉयज़ और गर्ल्स के, वो दोनों हॉस्टल भी दिया है, जहाँ पर अभी टेम्पररी क्लासेस चल रहा है, और पूरी ज़मीन भी वो दे चुके हैं AMU को। अब रहा सवाल कि जो मरकज़ी हुकूमत है उसको फॉलोअप करने के लिए, उनको प्रेशराइज करने के लिए, जो AMU अलीगढ़ का वाइस चांसलर शेखुल जामिया तारिक मंसूर साहब जो हैं, प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब, जिनको 1 साल का अभी वाइस चांसलरशिप के लिए एक्सटेंशन भी मिला है, उनको लीड लेना पड़ेगा, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इस प्रोजेक्ट को लेके चलना पड़ेगा। और मुझे इस बात का बहुत मलाल भी है कि 3-4 साल जो गुजरा उसमें तारिक मंसूर साहब ने AMU किशनगंज के लिए बहुत प्रेशर, बहुत फॉलोअप और बहुत कोऑर्डिनेशन का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं किया है। असलम साहब, मरहूम मौलाना असरारुल हक कासमी जब MP थे, उन दिनों जब ज़मीन की फराहमी का मसला था, उन्होंने बहुत बड़ी तहरीक चलाई थी, आंदोलन चलाया था, रेलवे को रोका था, और फिर उनकी कोशिशों से सेंटर को मंजूरी मिली, ज़मीन अलॉट की गई। लेकिन उसके बाद जो कांग्रेस की लीडरशिप है, खा वहाँ के मौजूदा MP हो या आप भी कांग्रेस से हैं, खामोश है। MIM की जो लीडरशिप थी या उससे पहले जो अख्तरुल इमान थे, उन्होंने अपने तौर पर कोशिश की। आजकल क्या हो रहा है, आप लोग क्यों कोशिश नहीं कर रहे, कांग्रेस क्यों चुप है? देखिए, कोशिश हो रही है। अगर आप देखे होंगे कि जो वहाँ का मौजूदा MP है डॉक्टर जावेद साहब, वो भी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी की हैसियत से, जो एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको बात जहाँ उठाना चाहिए पार्लियामेंट में वो बात उठाते रहते हैं। और आपने देखा होगा कि वो AMU किशनगंज का फ़ंड रिलीज़ करो, इस तरह के बैनर पोस्टर लेकर के बहुत बार वहाँ पार्लियामेंट के बाहर है उनके। नहीं, बात मुतमईन की नहीं है, बात ये कि जो उनकी कैपेसिटी है, जो उनकी पोजीशन है, उसके हिसाब से वो बात उठा रहे हैं। लेकिन ना इस फंड को दिलाने में AMU के जब तक वाइस चांसलर इसको लीड नहीं करेगा और फाइनेंस मिनिस्टर PMO से ये काम होगा, ये काम किसी MP से, किसी इंडिविजुअल MLA से। जानते हैं कि जो हिंदुस्तान है, यहाँ
एक बैनर उठा लेने से, एक आदमी के एहतजाज करने से काम नहीं चलता है, एग्रेसिव प्रोटेस्ट करना पड़ता है, जैसे असरार साहब ने किया, रेल को रोका। तो वैसी तहरीक, वैसा आंदोलन, वैसा प्रोटेस्ट आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? एक मैदान में भरे, धरना दे, भूख हड़ताल करें। देखिए, एक्चुअली में क्या है कि आप जो बात कह रहे हैं, उस वक्त माहौल कुछ अलग था। उस वक्त मौलाना असरारुल्लाह कासमी साहब की आवाज़ में वहाँ के इलाके के तमाम लोग लब्बैक किया। नो डाउट उस तहरीक के रूह रवां वो थे, उस तहरीक के लीडर थे, उस तहरीक के अमीर थे, और उस तहरीक के बैनर तले, क्योंकि उस वक्त एएमयू का मामला था, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी का एक झंडा था, सिर्फ एएमयू, और कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने झंडे लेके नहीं आए थे। उसमें कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, अभी एमआईएम हुआ है, ये तमाम लोग, ये तमाम लीडरान उस वक्त एक झंडे के तले थे कि एएमयू किशनगंज बनाना है, और बिहार सरकार को मजबूर किया था उस वक्त, और बिहार सरकार ने ज़मीन दिया। ये बात सही है कि उस तरह के आंदोलन की ज़रूरत है। आपका मशवरा बिल्कुल सही है कि उस तरह का आंदोलन एएमयू किशनगंज के फंड के लिए भी करना पड़ेगा, चाहे वो किशनगंज में करना पड़े, पटना में करना पड़े। इंजीनियर असलम इसको लीड करेंगे? मौलाना असरारुल्लाह कासमी ने जो तारीख रकम की थी सीमांचल में, क्या मोहम्मद इंजीनियर असलम मौलाना असरारुल्लाह कासमी की जानशीनी करेंगे? देखिए, ये मोहम्मद असलम या कोई इंडिविजुअल प्रोजेक्ट नहीं है, एक तहरीक है। तहरीक अफराद से बनता है, और अफराद जब तक एक साथ नहीं होंगे, एक प्लेटफॉर्म में नहीं होंगे, एक रियल काउज को लेके, क्योंकि एएमयू बनेगा तो इलाके को फ़ायदा होगा, वहाँ के बच्चों को फ़ायदा होगा, आने वाले नस्लों को फ़ायदा होगा। तो मुझे ये लगता है कि तमाम लोगों को उसी तरह की एक तहरीक चलाने की ज़रूरत है, और तहरीक चलाने के लिए अफराद चाहिए, टीम चाहिए, मैन पावर चाहिए, रिसोर्स चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और ख़ास करके सीमांचल के जो 1 करोड़ जनता है, उसमें से कम 20-25 लाख लोगों को रोड, सड़क और दिल्ली, पटना, जंतर मंदिर, पार्लियामेंट घराव करना पड़ेगा। उसके बाद ही मुझे लगता है इस मसले का हल है। जी, इंजीनियर असलम साहब, सीमांचल जो है पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। पहले मिथिलांचल था, अब सीमांचल है। उसका एक वजह भी है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गढ़ उसको कहा जाने लगा है, उसकी सरजमीन कही जाती है, 5 विधायक भी है वहाँ से। तो एमआईएम के आने के बाद सीमांचल में कितना विकास आपको नज़र आ रहा है? देखिए, क्योंकि एमआईएम का एक अपना अप्रोच है, और उस अप्रोच में वो काम कर रहे हैं। उसके 5 एमएलएज भी हैं सीमांचल में। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि विकास, डेवलपमेंट कोई एमएलए जीतने से, एमएलए हारने से नहीं होता है। विकास और डेवलपमेंट हमेशा सरकार के साथ आपकी भागीदारी, हिस्सेदारी से होता है। अभी एमआईएम जो सरकार बिहार में है, ना उसका भागीदार है, ना उसका हिस्सेदार है। इसीलिए जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, उस डेवलपमेंट में एमआईएम के जो एमएलएज हैं, उनका बहुत अहम रोल नहीं होगा, क्योंकि वो सरकार के पार्ट का हिस्सा नहीं है। लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा हूँ कि एमएलए, चाहे वो जीता हुआ हो, चाहे वो हारा हुआ हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो, अगर उनके पास विज़न हो, मिशन हो, और उनके पास रोड मैप हो, उसके पास प्रोजेक्ट्स हो, तो यकीनन आप सरकार का हिस्सा हो या सरकार का हिस्सा ना हो, चाहे आप जीते हुए एमएलए हो, एमपी हो, या आप जीते हुए एमएलए एमपी ना हो, फिर भी काम बहुत हो सकता है। मुझे ये लगता है कि सीमांचल को लीड करने के लिए जो खुला भी है, जो स्पेस है, जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है जनाब तस्लीमुद्दीन साहब और जनाब मौलाना असरारुल्लाह कासमी साहब के जाने के बाद, उस वैक्यूम को भरने की ज़रूरत है। और वो वैक्यूम कोई एक इंडिविजुअल या एक शख्स आके नहीं भर पाएगा, उसमें गैलेक्सी ऑफ लीडर्स चाहिए, और वो गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हमेशा उस इलाके के लिए बात करें। मुझे याद है कि जब महाराष्ट्र में कोई आफत आती है, जब तेलंगाना में कोई आफत आती है, जब पंजाब में कोई आफत आती है, तो वहाँ के तमाम लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी को भी साइड में करके उस मिशन और प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते हैं। मुझे याद है कि जब किसान आंदोलन हुआ, तो पंजाब के वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडरान उस आंदोलन को सपोर्ट किया और बैकफुट में लाया सरकार को। महाराष्ट्र में भी जब महाराष्ट्र के हित की बात होती है, वहाँ की कोई डेवलपमेंट की बात होती है, वहाँ की कोई हिताई, मतलब उस इलाके को फ़ायदा हो, तो उसमें तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म में आके पार्लियामेंट में सब लोग मिलकर आवाज़ उठाते हैं। आपने तेलंगाना आंध्रा का वाकया सुना ही होगा। वो ये जब यूनाइटेड आंध्रा था, जब तेलंगाना बना, तो तेलंगाना के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के एमपीज थे या एमएलएज थे, तमाम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। मैं साफ कहता हूं कि अपने सीमांचल में 4 बड़े मसाइल हैं। उन चारों मसाइल पे ज़हन के साथ हेल्दी डिस्कशन हो, और हेल्दी वो सारे वो मसाइल मैं बताऊं आपको। देखिए,
कोई भी इलाका हो, आज सीमांचल में 1 करोड़ की आबादी है, उस 1 करोड़ की सीमांचल जब आप बोलते हैं तो कौन कौन, मैं सीमांचल को यहाँ वजाहत के साथ बता रहा हूँ। सीमांचल 4 अजला पे मबनी है, जो बिहार का 4 अजला है। उसमें किशनगंज है, कटिहार है, पूर्णिया है और अररिया है। सुपौल को आपने शामिल? सुपौल सीमांचल का पार्ट नहीं है, सुपौल कोसी का पार्ट है। अच्छा। सीमांचल का जो डेफिनेशन, नया डेफिनेशन है, उसमें सिर्फ ये 4 अजला हैं जो बिहार में है, एक अजला का थोड़ा पोर्शन उत्तर दिनाजपुर जो बंगाल का पार्ट है। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, बिहार की अभी बात हो रही है। इस चारों अजला की कमोबेश आबादी 1 करोड़ की है। मैं बताऊं कि किसी भी खित्ता के डेवलपमेंट के लिए 4 चीज़ें अहम है। सबसे पहला चीज़, तालीम के लिए मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर होना, चाहे वो स्कूलिंग की तालीम हो, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, हायर एजुकेशन हो, यूनिवर्सिटी हो, नंबर 1। नंबर 2, सेहत के लिए अच्छे हॉस्पिटल का होना। नंबर 3, रोजगार के लिए सनत, रोजगार के लिए इंडस्ट्रीज होना, कॉरिडोर होना। नंबर 4, अगर नेशनल क्लाइमेटी कोई है, उस इलाके में कोई कुदरती आफत आती है तो उसका बढ़िया इंतज़ाम होना। ये चारों में वो इलाका लैगिंग कर रहा है, इसके तरफ हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। हमारे पास अभी तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। एक पूर्णिया में यूनिवर्सिटी बिहार सरकार ने बनाया, अभी ये 4-5 साल पहले की बात है। EMU किशनगंज सेंटर आया, वो भी ऐसे कोल्ड स्टोरेज में, ठंडे बस्ते में है। नंबर 2, सेहत के मामले में मैं 1 करोड़ आबादी का आपको मिसाल दे रहा हूँ। वहाँ पर अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए किसी शहर में, तो अभी तक वहाँ पर कोई एंजियोग्राफी करने का कोई रिसोर्स नहीं है, कोई बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है। एम्स की बात चल रही थी, वो भी पता नहीं कहाँ चला गया है। नंबर 3, आज इतने नदी कटाव की बात हम लोग कर रहे हैं। हम विधानसभा से लेकर पार्लियामेंट तक हमारे नेता चिल्लाते रहते हैं, चीखते रहते हैं, लेकिन क्योंकि ये नदी कटाव से बांध के हल नहीं होगा, क्योंकि नेपाल सरकार से जो बिहार सरकार का जो एक एग्रीमेंट है, MOU है, उस पर पूरा अमल करना पड़ेगा। आप जानते हैं कोसी और सीमांचल हर साल 3-4 महीने बाढ़ के चपेट में आ जाता है और बहुत नुकसानात होता है। चौथी अहम बात जो बोलने जा रहा हूँ, आप सीमांचल के देखिएगा, नौजवान लोग वहाँ घरों में नहीं रहते हैं, अपने इलाके में नहीं रहते हैं। रोजगार के लिए वो पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमाम जिलों सूबों का वो मतलब पलायन करते हैं। उसकी वजह क्या है कि वहाँ इंडस्ट्री के नाम पे कुछ नहीं है, वहाँ पर रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। और मुझे यकीन है कि अगर वहाँ पर जो चीज़ें होती है, पाइनएप्पल की खेती बड़े पैमाने पे होती है, जूट की खेती बड़े पैमाने पे होती है, धान की खेती बड़े पैमाने पे होती है। अगर इन चीज़ों को सरकार प्रमोट करे, सरकार इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खोले, सरकार बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत वहाँ कम कीमत पे इन्वेस्टर्स को बुला करके, इंडस्ट्रियलिस्ट को बुला करके अगर ज़मीन दे, तो यकीनन वो इलाका एक दिन बहुत रोज़गार का एक माहौल बनेगा, रोज़गार का एक हब बनेगा। असलम साहब, अभी आप बात कर रहे थे कि 1 करोड़ है लोग हैं पूरे सीमांचल में। 1 करोड़ में मुसलमान कितने हैं? आप ये मान के चलिए कि अगर हम 70% आबादी भी एवरेज के ले लेंगे तो 1 करोड़ में 65 से 70 लाख मुसलमानों की आबादी है। अच्छा, वहाँ के कई बड़े बड़े नेता रहे, किशनगंज में सईद शहाबुद्दीन रहे, कई लोगों ने जाकर के वहाँ से चुनाव जीता। तस्लीमुद्दीन साहब, जिनको सीमांचल गांधी कहा जाता है, मासरार साहब रहे। तारिक अनवर साहब कटिहार से कई बार मरतबा MP रहे। उस इलाके में डॉक्टर अहमद अशफाक करीम भी हैं और भी कई सारे लीडर्स हैं। तो इन लीडरों ने सीमांचल के लिए अभी तक कुछ नहीं किया है क्या? देखिए, मैं इन लीडरों के बारे में तो ये नहीं कहूँगा कि कुछ नहीं किया है। मैं तो अपने मसाइल गिना रहा हूँ कि ये मसाइल है, ये प्रॉब्लम्स है, इन चीज़ों का समाधान होना चाहिए। कटिहार में तारिक अनवर साहब बहुत बार MP रहे, मौलाना असराउल्लाह कासमी साहब 2 टर्म MP रहे, और उनसे जो हो सका, EMU किशनगंज का तहरीक उन्होंने लीड किया, उनसे जो हो सका, और उन्होंने एम्स खुलवाने के लिए भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन नहीं खुल पाया। और तस्लीमुद्दीन साहब, क्योंकि उस वक्त उनके पास जो एबिलिटी थी, जो उनकी सलाहियत थी, उनके हिसाब से उस इलाके में उन्होंने एक लीडरशिप डेवलप किया। आज इलाके में जितने भी लीडर दिख रहे हैं, चाहे जो MLA बने हुए हैं, जिला परिषद चेयरमैन हैं, अलग अलग इलाके में जो आज एक नई जनरेशन का जो लीडरशिप जो वहाँ डेवलप हुआ है, उसमें नो डाउट इसमें तस्लीमुद्दीन साहब का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा असलम साहब, सीमांचल के मसाइल क्या थे, इसका अब तक लोगों को अंदाज़ा नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि MIM के वहाँ जाने के बाद, अख्तरुल ईमान के आने के बाद, जिस तरह वो असम्बली में मुद्दों को उठाते हैं, तो लोगों ने अब तक ये जान लिया है कम से कम कि सीमांचल के इशूज़ क्या है। नदी कटाव, सैलाब, बाढ़ आना, लोगों के घरों का बह जाना, इन इशूज़ को लोगों ने जान लिया। और जिस तरह असम्बली में बार बार वो हंगामा करते हैं, आज भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि वो सही कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, सवाल ये है कि अगर सही काउज पे कोई बात करे, चाहे वो हमारे पॉलिटिकल
पार्टी का हो या ना हो, या हमारा वो अपोजिशन का हो या किसी अलग विचारधारा का हो, हम विचारधारा के लिए लड़ेंगे, हम आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ते रहते हैं। लेकिन अगर कोई भी पार्टी उस इलाके की डेवलपमेंट की बात करे, उस इलाके के लिए प्रॉब्लम्स की बात करे, उस इलाके के लिए जो चीज़ें हैं उसकी बात करे, अपनी हक की बात करे, तो यकीनन उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आज अख्तरुल ईमान साहब फ्लोर के लीडर हैं, आज MIM के वो नेता हैं और वो अमोर विधानसभा से MLA हैं। यकीनन वो जो सारी बातें सीमांचल के लिए करते हैं वो काबिल तहसीन है, काबिल कबूल है, क्योंकि वो सारी बातें करते हैं जो आम जनता, आम पब्लिक, आम पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस पार्टी भी उन्हीं मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है। तो अगर मुद्दा सेम हो, मुद्दा कॉमन हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी बात करे, हम उसका हम समर्थन करते हैं। कहा जाता है MIM के बारे में कि उनके 5 विधायकों की वजह से बिहार में NDA की सरकार बनी, महागठबंधन की या जो सेकुलर कहा जाता है, सो कॉल्ड सेकुलर, उसकी सरकार नहीं बन सकी। देखिए, ये सब चीज़ें जो गणित है, ये सब गणित अगर ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा होता तो ऐसा होता। MIM एक पॉलिटिकल पार्टी है और MIM एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते अपने कैंडिडेट देते हैं। उनके 5 कैंडिडेट जीत के आए हैं और वो नहीं कैंडिडेट देता तो ऐसा होता, वो वैसा होता, हम इस पे पढ़ना नहीं चाहते हैं। मुझे ये लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को ये हक है और संविधान ने उसको ये हक दिया है कि वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता। लेकिन मेरा कहना ये है कि MIM क्या ऑप्शन है सीमांचल का, इस पर डिबेट होनी चाहिए। एक अच्छा सवाल आपने पैदा किया है, बताइए कि सीमांचल का ऑप्शन क्या है, वहाँ के इश्यूज़ का हल क्या है? MIM है, कांग्रेस है, JDU क्या है? देखिए, मुझे ये लगता है कि हमारे इलाके में जो एक भाईचारगी, अमन, मोहब्बत और एक सेकुलर, अब सेकुलर का वर्ड का भी डिफिनेशन अलग अलग है, एक उस तरह के लोगों की सोच थी। आज भी इलाके में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ये जानते हुए कि भी कांग्रेस की हालत ठीक नहीं है मुल्क में, लेकिन आपने देखा होगा कि 40 लोकसभा सीट में से अगर एक सीट जीता है कोई बिहार में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो किशनगंज से जीता है। तो हमारा इलाका जो सीमांचल है, जो खास करके जो किशनगंज है, वहाँ के लोग पूरा मन लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं और एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी वाले लोग हैं। वो जानते हैं कि इस मुल्क को बचाने वाला कौन है, इस मुल्क को यूनाइट करने वाला कौन है, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कस्टम, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट क्रीड को लेकर चलने वाला कौन सी पार्टी। आज राहुल गांधी हमारा नेता है, तो राहुल गांधी को सब लोग देख रहे हैं, प्रियंका गांधी को देख रहे हैं, सोनिया गांधी जी को देख रहे हैं। इसीलिए मुझे ये लगता है कि सीमांचल आने वाले दिनों में एक ऐसा रोड मैप देगा, वहाँ पर लीडर्स पैदा होंगे और मुझे ये लगता है कि कांग्रेस ही सीमांचल को सही दिशा और दशा दिखाएगा। मतलब आप दबे लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं कि MIM नफरत फैलाने वाली पार्टी है, उससे सीमांचल का अमन ख़तरे में पड़ जाएगा? मैं ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये मेरे अल्फाज हैं कि हम अपनी बात रख रहे हैं। यकीनन सीमांचल में एक जो कम्युनल हार्मोनी है, बहुत ही एक ज़िंदा मिसाल है। मुझे याद है कि वहाँ दुर्गा पूजा के मेले में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा होती है, ईद और मुहर्रम में गैर मुस्लिम भाई के गले मिलते हैं। तो सीमांचल की जो पोजीशन है, सीमांचल का जो रेसिपी है, जो DNA है, उसके हिसाब से आने वाले दिनों में कांग्रेस एक मजबूत लीडरशिप देगा और यकीनन कांग्रेस जिस तरह से चल रही है और नए नए लोग आ रहे हैं, तो सीमांचल के लोग फिर वो पुराने कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। सीमांचल में इतने सारे इश्यूज़ हैं, कई सारे लीडर आए कोशिश कर रहे हैं। इंजीनियर असलम सीमांचल वालों के लिए, किशनगंज की जनता के लिए क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं, आपका मनसूबा क्या है? देखिए, मैं एक सिंपल आदमी हूँ, सादा आदमी हूँ और एक सोशियो पॉलिटिकल मेरी पर्सनालिटी है। मैं कोई चीज़ शॉर्टकट रास्ता लेकर के या हुक्स एंड क्रुक्स मेथड से कोई चीज़ अचीव नहीं करना चाहता है। मेरा अपना एक स्पीड है, पेस है, मैं उसी स्पीड और पेस के साथ चलना चाहता हूं और मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए जो हमसे हो सकता है वो मैं करता हूं और आने वाले दिनों में हम करेंगे। मुझे ये लगता है कि मैं एक इंडिविजुअल हैसियत से जो मैं इलाके के लिए कर रहा हूँ वो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन एज ए पॉलिटिकल एक ऑप्शन के तौर पे मैं उस इलाके को एक सीमांचल को एक मजबूत लीडरशिप देना चाहते हैं और सीमांचल खास करके किशनगंज में वो लीडरशिप मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि जो हमारे मौजूदा लीडरान हैं उसमें इस विज़न की, इस मिशन की, इस रोड मैप की कमी है और मैं कोई MLA और MP बन करके मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ करके MLA MP बन करके आप
आप सीमांचल को एक लीडरशिप देना चाह रहे हैं। नहीं, मैं शायद ये नहीं चुनाव लड़ना या चुनाव नहीं लड़ना उससे सिर्फ लीडर पैदा नहीं होते हैं। लीडर आप कहीं भी रहिए, आप तिजारत में रहिए, आप एजुकेशन लाइन में रहिए, आप पॉलिटिकल पार्टी का संगठन का पार्ट रहिए, वहाँ भी आप लीडर बन सकते हैं। मुझे याद है कि बहुत सारे लोग ना एमएलए बनते हैं ना एमपी बनते हैं, लेकिन कम से कम 10 एमएलए का टिकट बांटते हैं, 15 एमपी का टिकट बांटने में उनका रोल होता है। उनको पार्टी पहचानती है, उनको पार्टी बहुत कुछ देती भी है। मेरा कहना यह है कि हम उस पोजीशन में आना चाहते हैं जिससे हम उस इलाके के लिए भला करें। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं विधानसभा या लोकसभा में जाऊं, हो सकता है मैं नहीं जाऊं या जाऊं भी, लेकिन मेरा मकसद ये है कि मैं उस इलाके में अपना पूरा एफर्ट लगाऊं, चाहे वो इंडस्ट्री के मामले में हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के मामले में हो, इंडस्ट्री कॉरिडोर के मामले में हो, एजुकेशन के मामले में हो, सेहत के मामले में हो, या ये जो नदी कटाव है उसको सही तरीके से गवर्नमेंट के साथ जो लाइजनिंग का एडवोकेसी का काम होता है प्रेशर ग्रुप का, उस तरह करके उस इलाके को फ़ायदा पहुंचाने का मेरा अपना मंशा है। तो आप हैं इंजीनियर असलम अलीग साहब, जिनसे हमने खास बातचीत की। इनका साफ कहना है कि सीमांचल के बहुत सारे इश्यूज़ हैं और 4 इशू सबसे हमें जो अब तक हल नहीं हो सके हैं, अब तक मसाइल बाकी है, उसको हल करना ज़रूरी है। और इंजीनियर असलम साहब अब खुद उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह अफराद को जमा करके लीडरशिप पैदा करके, ताकि सीमांचल के मसाइल हल हो। आप इस गुफ्तगू के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें अपनी राय। कैमरामैन तमन्ने के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।